फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। एग्जाम की डेट आ चुकी है, नवंबर से हमारे एग्जाम स्टार्ट हैं, तो पढ़ाई भी सभी लोगों की बढ़िया चल रही होगी। और जो लोग मेरे साथ PYQ सीरीज़ में जुड़े हैं उन्हें सभी को पता होगा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने फरवरी क्रांति के बारे में बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आज हम शुरू करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है 1920 में कार्ल ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की। ऑप्शन नंबर सेकंड है तकनीकी हिंसा के लिए मार्टिन हाइडेगर ने पश्चिमी आधुनिकतावाद पर हमला किया। तो कार्ल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कार्ल जो थे वो जर्मन न्यायविद थे, लेखक थे और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इनकी एक बहुत फेमस बुक थी द क्राइसिस ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। और फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड में मार्टिन हाइडेगर के बारे में बताया। मार्टिन हाइडेगर जो थे वो जर्मन दार्शनिक थे और ये अस्तित्ववाद के प्रमुख दार्शनिक थे, लेकिन ये खुद को अस्तित्ववादी मानने से इनकार करते थे। तो इसका जो फ्रेंड्स आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। दोनों ही ऑप्शंस जो है वो इसमें सही हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। इसके आंसर में लिखा हुआ है, तानाशाही सरकार का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति या एक छोटा समूह प्रभावी संवैधानिक सीमाओं के बिना पूर्ण शक्ति रखता है। तानाशाही एक सरकार का रूप होता है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति, जैसे हिटलर की बात हम कर लें, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे होते हैं जिन पे कोई संवैधानिक सीमा नहीं होती और सारी शक्ति उनके हाथ में होती है। मतलब वो निरंकुश रहता है, उस पर कोई संवैधानिक सीमा के बाउंडेशंस नहीं होती, वो सारी शक्ति अपने पास रखता है। और कार्ल एक रूढ़िवादी जर्मन कानूनी, संवैधानिक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। स्मिथ को अक्सर उपारवादी संसदीय लोकतंत्र और उदारवादी सर्वदेशीयवाद के सबसे महत्वपूर्ण आलोचकों में से एक माना जाता है। ये क्या करते थे, क्योंकि एक रूढ़िवादी थे, कंजर्वेटिव थिंकिंग के थे, तो जो उदारवादी लोग होते थे यानी कि लिबरल लोग थे, उन आलोचकों में से एक माना जाता है। और उनकी जो बुक थी वो था द क्राइसिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इस बुक में उन्होंने संसदीय सरकार और संसदीय लोकतंत्र की वैधता पर भी हमला किया था, यानी कि उसको क्रिटिसाइज किया था। मार्टिन हाइडेगर, जिनका जो टाइम पीरियड है वो 1889 से लेके 1976 तक है, ये एक जर्मन दार्शनिक थे। इनका काम शायद सबसे आसानी से घटना विज्ञान और अस्तित्ववाद से जुड़ा था। मार्टिन हाइडेगर ने कहा कि हर जगह हम स्वतंत्र और प्रौद्योगिकी से बंधे हैं। उनके विचारों ने समकालीन यूरोपीय दर्शन के विकास पर एक मौलिक प्रभाव डाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि के कौन से प्रावधान सही हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है, वर्साई की संधि को यूरोप की सीमा को फिर से बनाया। इसकी थोड़ी ग्रामर मिस्टेक है। इसमें पूछना ये चाह रहा है कि वर्साई की जो संधि हुई थी उसने यूरोप की जो बाउंड्रीज थी, जो सीमा थी, उसको फिर से उसमें कुछ चेंजेस हुए थे, तो ये ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, अनुच्छेद 231 आर्टिकल 231 ने जर्मनी को युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। तो इसके फ्रेंड्स क्या हुआ था, इसके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। होता क्या है कि 28 जून 1919 को जो है वर्साई की संधि साइन हुई थी वर्साई पैलेस में, जिसमें मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जिम्मेदार ठहराया था और उस पर बहुत सारी जो है वो जुर्माने लगा दिए थे। तो उसमें डिसाइड हुआ था कि जो है 13% ऑफ भूभाग, जो जर्मनी का भूभाग है वो ले लिया जाएगा, 10% की आबादी और 75% लोगों के भंडार और 26% कोयला भंडार, जो कि फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क, लिथुआनिया को दे दिया जाएगा। साथ ही साथ इस संधि में बोला गया था कि जो सेना है, जर्मनी की जो सेना है, उसका भी आकार सीमित, यानी कि वो लिमिटेड सेना जो है वो रख सकेगी। ये बोला गया था कि 1921 तक 6 अरब पौंड जो है वो जुर्माने के तौर पर मित्र राष्ट्रों को देने पड़ेंगे, क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की वर्साई की संधि के लिए मैं ये बोला था कि जर्मनी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जिम्मेदार है, तो इसकी क्षतिपूर्ति भी जर्मनी को ही करनी होगी। और आर्टिकल 231 के तहत उन्होंने बताया था कि जर्मनी सहयोगी राज्य थे जो जर्मनी को सपोर्ट कर रहे थे, वो सब के सब युद्ध के जिम्मेदार थे। तो इसके जो है वो दोनों ही ऑप्शंस, वो दोनों ही स्टेटमेंट हैं फ्रेंड, वो सही हैं।
तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि वर्साई की संधि 1919 ने यूरोप के मानचित्र को एक नया रूप दिया था, जिससे उसकी सीमाओं को पुनः निर्धारण किया गया। इसके तहत जर्मनी के कुछ क्षेत्रों को उसके पड़ोसी देशों को दे दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 26% कोयले के भंडार थे वो पोलैंड को, डेनमार्क को, लिथुआनिया को और फ्रांस को देने पड़ गए थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कायांतरित चट्टानों की कौन सी विशेषताएं सही है। ऑप्शन नंबर ए है, ये चट्टानें मूल प्रोटोलिथ की तुलना में अधिक घनत्व एवं कठोर होती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड है, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते। और थर्ड है, कांग्लोमरेट कायांतरित चट्टानों का एक प्रकार है। तो बेसिकली जो चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, वो 3 टाइप की होती हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस रॉक जब पृथ्वी से मैग्मा निकलता है और वो धरातल पे लावा के रूप में फैलता है, तो उससे जो चट्टान निर्मित होती है वो इग्नियस रॉक होती है। दूसरा, जब अपक्षय अपर्दन के जैसे नदियों द्वारा कुछ बहाव लाया जाता है, इस तरीके से जो चट्टान का निर्माण होता है, वो चट्टान जो है वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। और जब ये 2 चट्टानें, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, जब अधिक ताप और दाब के कारण अपने रूप चेंज करती है, यानी कि अपनी फॉर्म चेंज कर देती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो उस टाइम पे जो है वो चट्टान अपना रूप बदल लेती है, तो उसको कायांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक चट्टानें कहते हैं, या इन्हीं को रूपांतरित चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रूप में चेंज हो रहा है। तो ये जो है चट्टानें पहले की तुलना में, क्योंकि अधिक दाब पड़ा है, अधिक दाब बढ़ा है, तो घनत्व इनका ज़्यादा होता है, कठोर ज़्यादा हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। सेकंड, इनमें जीवाश्म नहीं होते, जैसे कि इग्नियस रॉक में तो जीवाश्म पाए ही नहीं जाते हैं और सेडिमेंट्री में जीवाश्म पाए जाते हैं। लेकिन अगर सेडिमेंट्री से भी वो रूपांतरित हो रही है तो किस कारण हो रही है, अधिक दाब और अधिक ताप के कारण। तो अधिक ताप के कारण अगर उसमें कुछ होता भी है, जीवाश्म का कुछ अंश, तो वो भी नष्ट हो जाता है, तो इनमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, कांग्लोमरेट कायांतरित चट्टान नहीं बल्कि सेडिमेंट्री रॉक है, ये शैल चूर्ण से इसका निर्माण होता है। तो इस फर्स्ट एंड सेकंड था। कायांतरित चट्टानों का निर्माण दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। अत्यधिक दाब के कारण ये चट्टानें अपने मूल प्रोटोलिथ की तुलना में अधिक घनत्व और कठोर हो जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। सेकंड है, इसके अतिरिक्त चट्टानों में जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि अधिक ताप के कारण वो गल जाता है। अगर कोई उसके अंदर जीव का अंश होता भी है, जीवाश्म होते भी हैं, तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो वो नष्ट हो जाता है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी सही है। और कांग्लोमरेट चट्टान जो है शैल चूर्ण से निर्मित अवसादी चट्टान है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक है, इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जर्मनी ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह अब वर्साई की संधि के सैन्य निरस्त्रीकरण खंडों से बाध्य नहीं है। तो वर्साई की संधि हमने बहुत विस्तार में चर्चा कर ली है पहले क्वेश्चन में, तो अब इस पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। वर्साई की बाध्यकारी संधि ने जर्मनी को निरस्त कर दिया था, जिसे आगे चलकर अक्टूबर 2023 में जर्मनी ने घोषणा की कि वह निरस्तीकरण के और राष्ट्रसंघ दोनों को छोड़ देगा। बाद में 1935 में जर्मनी अब वर्साई की संधि के सैन्य या निरस्तीकरण के खंडों से बाध्य नहीं था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 1935। क्वेश्चन है, स्टेट कॉर्पोरेटिज्म किस विचारधारा ने जोड़ दिया? Which ideology emphasize on state corporatism? तो ऑप्शन नंबर ए है फासीवाद, ऑप्शन नंबर बी है सोशलिज्म, समाजवाद। तो इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, इटली में मुसोलिनी के कार्यकाल में, मुसोलिनी का जब शासन चल रहा था उस दौरान इटली में जो है वो स्टेट कॉर्पोरेटिज्म जो है वो लागू किया गया था। इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए है। इसका जो आंसर है फासिज्म, ऑप्शन नंबर ए। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। स्टेट कॉर्पोरेटिज्म एक राजनीतिक संस्कृति और निगमवाद का एक रूप है, जिसके अनुयायी मानते हैं कि कॉर्पोरेट समूह जो समाज का आधार बनता है वह राज्य है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच जो है फासीवादी इटली में कॉर्पोरेट राज्य लागू किया गया था, जो आर्थिक समूह के समायोजित हितों की बजाय देश के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की इच्छा को प्रतिबिंबित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है? तो फ्रेंड्स जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं हमारे 2 टाइप्स के हैं। एक है आपके पार्थिव ग्रह
और एक है आपके जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह जो पृथ्वी के समान आकार के हैं, पृथ्वी जैसी संरचना है उनकी, वो पार्थिव ग्रह में आते हैं। इसमें आते हैं बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। ये जो है वो 3-4 ग्रह हैं जो पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आते हैं। दूसरे जो हैं वो जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह जो वो गैसों से निर्मित हैं, जिसमें कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो ग्रह हैं वो गैसों से निर्मित हैं और ये जोवियन ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें जो है वो सैटर्न, शनि जो है वो आपका, इसका आंसर है ये जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पार्थिव ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी और मंगल ग्रह आते हैं, जिनकी संरचना पृथ्वी के समान है, लगभग समान होती है। वहीं जोवियन ग्रह, मतलब ये गैसों से निर्मित हैं, के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह आते हैं, जिनकी संरचना बृहस्पति के समान है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल है? इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन, कंडेंसेशन, संघनन और सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। तो ये हमने बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि वाटर साइकिल के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। इसमें क्या है, इवेपोरेशन और संघनन तो जो है वो वाटर साइकिल का एक अंग है, लेकिन ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन नहीं है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। इस तरीके से इसका जो आंसर है वो डी ठीक हो जाएगा। नालियों में पृथ्वी पर जल मौजूद है, सागर समुद्र में, वहाँ से जल जो है इवेपोरेट होता है और फिर जो है वो उसके बाद कंडेंसेशन एंड पार्टिसिपेशन, ये आपने वाटर साइकिल में बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ लिया होगा। तो जलीय चक्र उन सभी घटनाओं का एक पूर्ण चक्र है जिसमें होकर पानी वायुमंडलीय जल वाष्प के रूप में आरंभ होकर द्रव या ठोस रूप में बरसता है। द्रव रूप में यानी कि बारिश होती है जब वर्षण होता है तब, और ठोस रूप जब ओले या स्नोफॉल के रूप में जब बरसता है तो वो ठोस रूप में पानी ऊपर से नीचे आता है, बरसता है। उसके पश्चात वह भूपृष्ठ के ऊपर या उसके भीतर बहने लगता है, यानी कि या तो वो ऊपर बहेगा या फिर उसके नीचे बहने लगेगा। जैसे कि जो नीचे भूजल जिसको बोलते हैं ना, धीरे धीरे रिस के वो पृथ्वी के रोम जो छिद्र होते हैं वहाँ से रिस के वो नीचे चला जाता है, जिसको भौमजल के नाम से जानते हैं। तथा वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा पुनः वायुमंडलीय जलवाष्प के रूप में पहुंच जाता है। जल चक्र में वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपरेशन, संघनन, वर्षण, अपवाह जैसी प्रक्रिया शामिल है, इसलिए विकल्प डी जो है ऑप्शन नंबर ए एंड बी वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। प्रयागराज शहर निम्न में से किस नदी के संगम पर स्थित है? तो अभी बहुत ही मतलब महाकुंभ का आयोजन हुआ था, बहुत ही विशाल आयोजन हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे नहीं लगता कि किसी को गलत होगा। गंगा, यमुना और बहुत पहले सरस्वती का भी संगम माना जाता, 3 नदियों का, गंगा, यमुना, सरस्वती अभी जो है वो विलुप्त हो गई है, तो गंगा और यमुना जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इस पर ज़्यादा क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। प्रयागराज भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से है, जो 3 नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य, यानी कि वो अभी दिखाई नहीं देती, अदृश्य हो गई है, विलुप्त हो गई है, वो सरस्वती के संगम पर स्थित है। प्रयागराज में 6 वर्षों में कुंभ और 12 में महाकुंभ लगता है, और लास्ट में जो हुआ था, लास्ट ईयर जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था लास्ट वाला, वो यहीं पे हुआ था, बहुत ही भव्य आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य की किरणें किस दिन कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं? पृथ्वी की गतियां एक चैप्टर है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्योंकि जो सूरज है वो कर्क से मकर तक ही सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक बार तो सूर्य उत्तरायण होता है और फिर सूर्य दक्षिणायन होता है, तो इस तरीके से विषुवत रेखा पे वो 2 बार जाता है। उत्तरायण होता है, फिर उसके बाद उत्तरायण होता है 21 जून को, यानी कि कर्क रेखा पर उसकी जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, फिर वो धीरे धीरे दक्षिणायन होना शुरू होता है, तो फिर विषुवत रेखा पर आता है और फिर धीरे धीरे दक्षिणायन होता है। फिर दक्षिणायन होने के टाइम पे जो है ये प्रक्रिया होती है 22 दिसंबर को, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब उत्तरायण होता है तो उत्तर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी होती है, रात की अवधि छोटी होती है, और ऐसा होता है 21 जून को। दक्षिणायन 22 दिसंबर को होता है, जब दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी और रात की अवधि छोटी होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमारे यहाँ तो 22 दिसंबर को दिन की अवधि छोटी होती है, लेकिन हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं। तो ये गोलार्ध की बात हो रही है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की।
और 21 मार्च और 23 सितंबर, ये भी बहुत छोटेपन से हम लोग क्वेश्चन पढ़ते आते हैं। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि सूरज जो है वो इन दिनों में सूरज जो है विषुवत रेखा पर होता है, और विषुवत रेखा जो है वो बिल्कुल पृथ्वी को एक इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी को दो भागों में इक्वल दो भागों में विभक्त करती है। तो पूरे दुनिया में मतलब एक जैसा वो होता है, दिन और रात इक्वल। जो इसका आंसर है वो है आपका 21 जून। 21 जून को जो है वो सूर्य समर सोलेस्टिस होता है, जो है सूर्य उत्तरायण होता है। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, मतलब सूर्य की रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती है। और वहीं 21 मार्च और 23 मैंने बताया जैसे कि आपको पहले कर्क से मकर तक जाने में, यानी कि सूर्य अगर उत्तरायण हो गया है तो धीरे धीरे उसको दक्षिणायन होना है। तो जब उत्तरायण से दक्षिणायन होता है तब बीच में विषुवत रेखा पड़ती है, एक तो वो समय होता है। फिर दूसरी बात, जब अगर 21 जून को सूर्य उत्तरायण हुआ है तो 23 सितंबर आते आते सूर्य वापस जो है 23.5 डिग्री से फिर 0 पे पहुंचेगा, और फिर नीचे के 23.5 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से फिर 0 डिग्री पे पहुंचेगा। तब तक वो 23 सितंबर हो चुका होगा। उसके बाद फिर सूर्य जो है धीरे धीरे दक्षिण की तरफ जाएगा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब उसकी सीधी रेखा पड़ेगी तब वो समय 22 दिसंबर होगा। वापस सूरज जो है वो उत्तरायण होने के लिए वापस जो है वो आएगा, तो फिर उसको बीच में विषुवत रेखा मिलेगी, जो समय होगा आपका 21 मार्च। 21 मार्च को वापस सूर्य जो है विषुवत रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ेंगी, और फिर अगेन जो है 21 जून को की किरणें जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत पड़ेंगी। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन अपनी सरकारी पत्रिका में समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे, ऐसा उन्होंने कौन से सन में किया था? फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है 1827। रॉबर्ट ओवन जो है वो उन्होंने 1827 में समाजवादी शब्द का प्रयोग अपनी सहकारी पत्रिका में किया था। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको इस तरीके से डिटेल में MCQ करने हैं, PYQ करने हैं एक्चुअली, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आप अपने कुछ सजेशंस अगर मुझे देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप वहाँ पे मुझे कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं, सो दैट मैं अपनी वीडियोज़ में इम्प्रूव कर सकूँ और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।